दोस्तों नमस्कार। कोई मुगालता ना हो आत्मनिर्भरता को लेकर, कोई मुगालता नहीं होना चाहिए मेक इन इंडिया को लेकर, कोई मुगालता ना पालिए वोकल फॉर लोकल या फिर स्वदेशी का राग जपना शुरू मत कर दीजिए। जरा सोचने की कोशिश कीजिए कि अगर सरकार की प्लानिंग ही यही हो कि इस देश को चलाने के लिए हमें बाहर से माल चाहिए और उसी माल के जरिए इस देश की इकोनॉमी को संभाला जाए, तो आप क्या कहेंगे? अगर सरकार की प्लानिंग हो कि इस देश के भीतर में भविष्य भारत का कैसा होगा, वो कितना स्वर्णिम होगा, उसके दायरे में समूचा भारत नहीं आएगा, चंद इने गिने चुने लोग ही आएंगे, एक तबका ही आएगा और वह भारत जो 5 किलो अनाज पर टिका हुआ है वह 5 किलो अनाज पर ही टिका रहेगा। उसकी व्यवस्था हम करते चले जाएंगे। बहुत पैसा उसके लिए नहीं चाहिए, क्योंकि दो भारत के बीच भारत की प्लानिंग क्या हो सकती है, या नरेंद्र मोदी की राजनीतिक सत्ता की आर्थिक प्लानिंग क्या हो सकती है। यह सवाल इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि हम लगातार मेक इन इंडिया का नारा सुनते हैं। हम लगातार स्वावलंबन, स्वदेशी, वोकल फॉर लोकल, मेक इन इंडिया, ना जाने कितने तरीके से कितने भाषणों में इसका जिक्र किया जाता है। और इन शब्दों के आश्रय जो इस देश में प्रधानमंत्री की छवि गढ़ी गई, वो इसी बात को लेकर गढ़ी गई कि दरअसल प्रधानमंत्री स्वावलंबन और आत्मनिर्भरता के साथ मेक इन इंडिया की दिशा में बढ़ रहे हैं। और इस पर खर्च जो हुआ वो तकरीबन 1,000 करोड़ रुपए से ज्यादा विज्ञापनों पर खर्च हो गया। कुछ टेलीविजन मीडिया को चला गया, कुछ प्रिंट मीडिया को चला गया, कुछ बैनर अलग अलग जगहों पर लग गए। शहर दर शहर अलग अलग मंत्रालयों ने अपने मंत्रालय के जरिए बताना शुरू कर दिया कि दरअसल भारत आत्मनिर्भर हो चला है, भारत मेक इन इंडिया पर भरोसा करता है। स्वदेशी तो इसके रग रग में बसी हुई है और इसीलिए आप वोकल फॉर लोकल हो जाइए, यानी बाहरी मांग को मत रखिए। तो आइए आज जरा इस सरकार की असल प्लानिंग का कच्चा चिट्ठा आपके सामने रखते हैं। दरअसल पहले तो यही समझ लीजिए कि इस देश की इकोनॉमी इतनी डामाडोल हो चली है और इस देश की इकोनॉमी को संभालने के लिए जो बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर, वो एजुकेशन का क्षेत्र हो, वो हेल्थ का सेक्टर हो, क्षेत्र हो, इन सब को लेकर भी सरकार काम करने की दिशा में अब मजबूर हो चली है, वो नहीं कर सकती है। वहां भी उसे इन्वेस्टमेंट चाहिए, पैसा चाहिए, विदेशी यूनिवर्सिटी चाहिए। उसके जरिए हम छात्रों की खपत आपके सामने रख देंगे और सरकार डाटा रखती है कि दुनिया भर में जितनी यूनिवर्सिटीज है, अब तो हमने चाइना को भी मात दे दी है। हमारे छात्र दुनिया भर में बड़ी तादाद में अलग अलग यूनिवर्सिटी में लाखों रुपए ट्यूशन फीस के देते हैं। तो एजुकेशन के सेक्टर में भी अब विदेशी यूनिवर्सिटी भारत आ सकती है, क्योंकि यहां के लोगों की परचेजिंग पावर बढ़ गई है। लेकिन उसकी तादाद कितनी है? हिंदुस्तान महज 10-20 करोड़ लोगों का तो देश है नहीं। इसीलिए 80 करोड़ लोगों को 5 किलो अनाज, जो दुनिया भर में कोविड काल में अलग अलग तरीके से दिया गया और अलग अलग तरीके से मदद की गई, वह मदद भारत में आज भी जारी है। और सरकार लगभग ठप्पा लगा चुकी है कि अब जनवरी, फरवरी, मार्च में भी वो जारी रहेगी। यानी कल्पना कीजिए कि अप्रैल 2020 से जो योजना 5 किलो अनाज की शुरू हुई, मार्च 2022 तक ये कंटिन्यू रहेगी। इस 3 महीने में खर्चा तकरीबन 40,000 करोड़ का आएगा। बहुत बड़ी रकम तो है नहीं, इतनी रकम तो इस देश का टैक्स पेयर यूं ही दे देता है। पिछली ही तिमाही में जो टैक्स पेयर का पैसा जमा हुआ है 17 दिसंबर तक, वह भी डायरेक्ट टैक्स 5 लाख करोड़ से ज्यादा का है। उसमें लगभग 1.5 लाख करोड़ तो सीधे सीधे नौकरी पेशा करने वाले लोगों ने डायरेक्ट टैक्स के तौर पर दिया है और 4 लाख करोड़ लगभग कॉरपोरेशन टैक्स है। तो उसकी फिक्र मत कीजिए कि हम पैसा कहां से कैसे घुमाएंगे, किस रूप में करेंगे। इस देश की सच्चाई यही है कि इस हिंदुस्तान के भीतर जो वोटर हमें जिताएगा, उसके पेट को भरने की जिम्मेदारी हम ले रहे हैं 5 किलो अनाज के जरिए। अब वो वोटर ये ना कहे कि दरअसल हमारे पास भी 2 पांव है, 2 हाथ है, 2 आंखें हैं, दिमाग भी है, पढ़ना भी चाहते हैं। बिल्कुल मांग ना करे इसकी, क्योंकि इस दिशा में जाएगा तो सरकार उस इंफ्रास्ट्रक्चर को डेवलप कर नहीं सकती है। और इस देश के भीतर में जो एक्सपोर्ट इंपोर्ट का धंधा होता है, जरा कल्पना आप कर रहे हैं, दुनिया के बाजार से सामान लाकर
हम दुनिया के दूसरे देशों को सामान देते हैं, यानी एक्सपोर्ट की पहली धारणा आपके जहन में यह हो सकती है कि दरअसल हम अपने देश में जो पैदा करते हैं, जो प्रोडक्ट बनाते हैं, एक्सपोर्ट उसी का किया जाता है। जी नहीं, गजब का प्लानिंग है और गजब की स्थिति है मौजूदा वक्त में, क्योंकि आज की तारीख में हम सबसे ज्यादा एक्सपोर्ट जो कर रहे हैं वह पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स कर रहे हैं, क्रूड ऑयल कर रहे हैं। और भारत खुद क्रूड ऑयल और पेट्रोलियम को लेकर दुनिया के दूसरे देशों पर निर्भर है। फिर यह खेल कैसे हो रहा है कि हम दुनिया के बाजार से पेट्रोलियम लाते हैं और उसको दुनिया के दूसरे बाजार में जाकर बेच देते हैं। जो कमाई होती है एक्सपोर्ट की, सबसे बड़ी कमाई लगभग 43% यही है। यह खेल क्या है? यानी इस देश को चलाने के लिए भी हम अंतर्राष्ट्रीय तौर पर उन मौकों को तलाश रहे हैं जहां पर हमें लाभ मिल जाए। आप कहेंगे इसमें बुराई क्या है? बुराई सबसे बड़ी यह है कि इस देश के भीतर अपनी मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर कहां पर है। और जिस चाइना का जिक्र भारत बार बार कर रहा है, और अब तो दिल्ली के मुख्यमंत्री केजरीवाल भी कहने से नहीं चूकते, सामान बंद कर दीजिए। क्या कोई प्लानिंग इस देश के भीतर हुई है जिसमें मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर हमारा बड़ा हो जाए? रघुराम राजन भी राहुल गांधी से बात करते हैं तो बहुत खुले तौर पर कहते हैं कि दरअसल मोनोपोली होनी नहीं चाहिए और भारत में प्रतिस्पर्धा होनी चाहिए, तब चीजें आगे बढ़ेंगी। लेकिन एक बात वह भूल जाते हैं कि भारत में जो वेजेस होते हैं वह वेजेस निर्धारित किए जाते हैं। मिनिमम वेजेस क्या होने चाहिए, और चाइना के भीतर मिनिमम वेज नहीं है, अमेरिका के भीतर इस रूप में मिनिमम वेज नहीं है। वहां पर प्रोडक्शन जो होता है वह अंतर्राष्ट्रीय बाजार में खपाने के लिए सरकार की एक प्लानिंग होती है। लेकिन हमारे यहां ऐसा कुछ भी नहीं है। तो हमारे यहां मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर भी नेगेटिव में है, लेकिन बात इससे पूरी नहीं खुलती है। तो आइए जरा इस बात को पहले समझें कि दुनिया के बाजार से सामान लेकर दुनिया के बाजार को बेचना क्या सही मायने में किसी देश के एक्सपोर्ट की ग्रोथ दिखलाता है, या उस संकट को दिखलाता है कि देश के पास पैसा नहीं बच रहा है तो वो बाहर से कुछ सामान ले आए और एक लिहाज से बीच का जो हिस्सा है, जिसको बड़े ही घरेलू और क्रूड शब्दों में दलाली भी कह सकते हैं, लेकिन कमीशन खोरी उससे बेहतरीन शब्द है, और उसके बीच का शब्द होता है बिचौलिए की भूमिका। यानी हमारा अपना प्रोडक्ट नहीं होगा, प्रोडक्ट किसी और का, बेचेंगे किसी और को, बतलाएंगे हमारा प्रोडक्ट, और हमको जो लाभ होगा उससे हम अपना घर चलाएंगे। ध्यान दीजिए, देश के विदेश मंत्री जहां जहां गए उन्होंने इस बात का जिक्र किया कि दरअसल हम अपने घरेलू बाजार को नहीं देखेंगे, घरेलू लोगों को नहीं देखेंगे, अपनी घरेलू स्थिति नहीं देखेंगे, तो फिर रशिया के साथ क्यों खड़े होंगे? यूक्रेन को लेकर क्या संकट है? अमेरिका के साथ भी हम रिश्ते बनाते हैं, यूरोप के साथ भी हमारे रिश्ते हैं, ब्रिटेन के साथ भी रिश्ते हैं, चाइना के साथ भी रिश्ते हैं, जापान के साथ भी रिश्ते हैं। जापान चाइना टकराते रहे, अमेरिका रूस टकराते रहे, ईरान और अपने तौर पर चाइना नजदीक आ जाएं, तो ये सारी परिस्थिति क्या बतलाती है? इस देश के भीतर का जो डेवलपमेंट होना चाहिए था, क्या वो ठहर गया है? इसकी शुरुआत हम करते हैं रूस से, जो इस दौर में तेल खरीदा जा रहा है। सबको पता है, समूची दुनिया को पता है कि भारत ने स्ट्रेटेजिकली रूस के साथ जो संबंध बनाए उससे व्यापारिक लाभ भारत को होना चाहिए, और यह कोई भी देश की सत्ता की नीति होनी चाहिए। लेकिन इसके एक कदम और आगे चलिए, उसने कहा हम 30% तक आपको रियायत देंगे जो अंतर्राष्ट्रीय बाजार में तेल की कीमत है। हमने कहा बहुत अच्छी बात है, और हमने एक झटके में आज की तारीख में हम सबसे ज्यादा दुनिया में कहीं से तेल खरीदते हैं तो वो रशिया है। इससे पहले रशिया का नंबर 10वें देश के तौर पर था, जो बहुत ही कम लिया जाता था, लेकिन इस दौर में लेते हैं। इस युद्ध ने 3 संकट पैदा किए। एक, अनाज का संकट, दूसरा तेल और एनर्जी का संकट, और तीसरा इस दौर में जो कम्युनिकेशन होता था व्यापार का, उसमें रुकावट आ गई ब्लैक सी की वजह से। इन तीनों परिस्थितियों का लाभ भारत ने बाखूबी उठाया, लेकिन उसके भीतर का सच क्या है और हमारी इकोनॉमिक प्लानिंग क्या है? ध्यान दीजिए, हम नीदरलैंड, ब्राजील, इंडोनेशिया, साउथ अफ्रीका, फ्रांस, ओमान, नाइजीरिया, टोगो, इजराइल सभी को तेल दे रहे हैं। यह तेल हम अपने देश में पैदा नहीं कर रहे हैं, बल्कि रशिया से लेते हैं। रशिया अपने संबंधों और अंतर्राष्ट्रीय कूटनीति के तहत भारत को सस्ते में देता है। हम उसको अपने यहाँ या तो सफाई करते हैं या क्रूड ऑयल के तौर पर इसको सप्लाई जिन देशों का हमने नाम लिया वहां भेज देते हैं। सबको जोड़िएगा तो कल तक यानी पिछले बरस तक
युद्ध तो शुरू पिछले बरस ही हो गया था। 29.7 बिलियन डॉलर इतना तेल हम उस वक्त इन देशों को दे रहे थे। उससे और पहले 1 साल पहले चले जाइएगा जब युद्ध नहीं हो रहा था, उस वक्त हम इन्हें सिर्फ 8.7 बिलियन डॉलर का तेल देते थे। 8.7 से हम पहुंचे 29.7 बिलियन डॉलर। और आज की तारीख में जब 2022 में हम आपसे बात कर रहे हैं तो आज की तारीख में वो बढ़कर 46.4 बिलियन डॉलर हो गया, यानी 1 साल में दुगना हो गया। हमारी कोई अपनी उपलब्धता तो है नहीं और हमारे यहाँ तेल होता नहीं है जमीन के नीचे, बड़ा न्यूनतम होता है पानी। अपनी जरूरत जो होती है उससे 12% पूरी हो पाती है और बाकी 88% हम दुनिया के बाजार पर निर्भर है। तो हमने तय किया कि दुनिया के बाजार पर निर्भर तेल से ज्यादा तेल रशिया से ले ले और हम उसके जरिए अपनी इकोनॉमी को मजबूत करें एक्सपोर्ट के जरिए। जो व्यापार घाटा नजर आता है ना कि इतना व्यापार घाटा, भारत इंपोर्ट ज्यादा कर लेता है एक्सपोर्ट कम करता है, तो भारत की सरकार ने बताना शुरू किया, देखिए हमारा एक्सपोर्ट बढ़ रहा है, आप ताली बजाइए। लेकिन किसी ने यह नहीं पूछा कि जो आप एक्सपोर्ट कर रहे हैं दरअसल उसमें आपकी भूमिका सिवाय बिचौलिए के क्या है। हमारे अपने प्रोडक्ट है नहीं। जरा इसके भीतर और चलिए तब आप समझ पाएंगे। ओमान जैसे देश में जहां 1.3 बिलियन डॉलर का तेल पिछले साल देते थे और उससे पिछले साल 0.3 बिलियन देते थे, आज की तारीख में 2.8 बिलियन है। नीदरलैंड जैसे देश में पिछले साल 5.7 बिलियन डॉलर देते थे, इस बार वो दुगना 10.4 बिलियन डॉलर हो गया है। ब्राजील जैसे देश में 3.8 बिलियन पिछले साल, उससे पहले चले जाइएगा तो 1.2 बिलियन, लेकिन आज 6.3 बिलियन। तेल आ रहा है, यहां रुक रहा है, यहां से चला जा रहा है। और वह देश जो यूरोपियन कंट्रीज हैं या बाकी देशों का जो हम नाम, उसमें सोचिए इजराइल भी है। इजराइल जो अमेरिका का एक ब्लू आइड बॉय के तौर पर देखा जाता है और अमेरिका और रशिया के बीच ठनी हुई है, उस इजराइल को पिछले साल तक हमने 2.8 बिलियन डॉलर का तेल दिया। उससे पहले चले जाइएगा तो ये 0.8%, 0.8 बिलियन आएगा, लेकिन आज की तारीख में 4 बिलियन डॉलर का तेल हम दे रहे हैं इजराइल को। मैसेज क्या है? पहला मैसेज इसमें बहुत साफ है कि हमारी डामाडोल इकोनॉमी को पटरी पर लाने के लिए युद्ध को भी मौके के तौर पर मोदी सरकार ने देखा और उन्होंने माना कि इस दौर में किसी एक देश के करीब हो जाने से अगर इतना लाभ मिल जाता है जहां से हम अपनी इकोनॉमी को संभालने के लिए बड़ी तादाद में डॉलर कमा सके, तो इसमें गड़बड़ी क्या है। तो हम एक बिचौलिए की भूमिका में आ गए। अब इसका अगला कदम अगर आपको रखना है तो आप चीन में रखिए। चीन से इस बात की आवाज लगातार आती है कि युद्ध पे सक्रिय है। कोई कहता है युद्ध सरीखे हालात हैं, लाइन ऑफ कंट्रोल के समक्ष युद्ध सरीखे हालात हैं और युद्ध की सक्रियता बढ़ गई है इस पूरे इलाके को लेकर, खासतौर से तवांग का इलाका। ये तवांग का इलाका इसलिए बड़ा महत्वपूर्ण है क्योंकि 1962 में फौज चीनी यहीं से घुसी थी, इसलिए बड़ा महत्वपूर्ण है। लेकिन चीनी प्रोडक्ट को 1 सेकंड के लिए मानिए हमने क्लोज कर दिया, बंद कर दिया। उसके बाद भारत का फार्मास्यूटिकल सेक्टर जो है पूरी तरह तहस नहस हो जाएगा और प्रधानमंत्री जो अलग अलग योजना, स्वास्थ्य योजना के तहत और दवाइयों की दुकान का ऐलान करते हैं, वह दरअसल उस चीन के कच्चे रॉ मटेरियल जो फार्मा सेक्टर है उसके द्वारा लाए गए कच्चे माल पर टिका हुआ है। तो हमें वह भी चाहिए और हमें सीमा पर सैनिकों की तैनाती भी चाहिए, क्योंकि हमने इकोनॉमिकली अपने आप को डेवलप नहीं किया। हमने उस दिशा में सोचा ही नहीं कि अपने आप को मजबूत कैसे होना चाहिए। यह पहला सवाल आ गया। दूसरा सवाल, जितने प्रोडक्ट्स आते हैं, जो लगभग 17 प्रोडक्ट सबसे बड़े प्रोडक्ट हैं जो चीन से आते हैं, अगर उसको आप बंद कर देते हैं तो एक झटके में, चाहे वह आईटी सेक्टर हो, चाहे कम्युनिकेशन सेक्टर हो, या फिर अलग अलग तरीके से चीन से आने वाले माल में भारत के भीतर जो उसकी स्कैर्सिटी यानी कमी होगी और भारत के भीतर अगर वो प्रोडक्ट के तौर पर बनने लगेगा, जब बनेगा तब बनेगा, स्कैर्सिटी का असर सीधे सीधे लोगों की जेब पर पड़ेगा और आपको जानकर हैरत होगी कि उसमें 105% की बढ़ोतरी हो जाएगी। यानी चीन से आप माल लाए नहीं, 17 प्रोडक्ट 105% महंगाई हो गए, दुगने से ज्यादा हो गए।
अब आपके यहां मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर, आपके यहां नहीं, हम लोग के यहां भारत के भीतर में मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर को हमने मजबूत किया ही नहीं। हमने उस दिशा में सोचा ही नहीं। हम लगातार हैंड टू माउथ बने रहे कि दरअसल पैसा कुछ इधर से आ जाए, कुछ उधर से ले आए, कुछ कूटनीति काम करे, कुछ भारत का मार्केट काम करे, कुछ यहां का शेयर बाजार काम करे, कुछ मजदूर काम करें, कुछ हमारे यहाँ के किसान काम करें। इस पूरी प्रक्रिया के भीतर में अनाज की कमी जब आई तो भारत ने पूरे के पूरे एक्सपोर्ट करने शुरू कर दिए। स्थिति ऐसी आ गई कि दरअसल एफसीआई गोडाउन की जब रिपोर्ट सरकार के सामने आई तो कहा गया, अरे जनाब सब एक्सपोर्ट कर दीजिएगा, अगर अनाज तो इस देश में राशन दुकानों पे नहीं मिलेगा, आपकी प्रधानमंत्री कल्याण योजना तो ठप यूं ही हो जाएगी। सरकार को लगा अगर मुफ्त अनाज नहीं देंगे और सब बाहर एक्सपोर्ट कर देंगे, जो एमएसपी पर लेके ही कर दें, चाहे किसानों को कुछ लाभ ही हो जाए चाहे, लेकिन इसके बाद तो इस देश में कोई वोट नहीं देगा। तो सरकार जो पूरी दुनिया के भीतर में कोविड काल से जो योजनाएं चलाई अलग अलग तरीके से, उसमें कहा गया कि 1 साल तक देखिए और उसके बाद चीजें पटरी पर आएगी। दुनिया के किसी भी देश में आज की तारीख में कोविड काल में जो रियायत वहां के नागरिकों को दी गई, अब वहां की इकोनॉमी को पटरी पर लाने के लिए और लोगों को अपने पांव पर खड़ा करने के लिए हर सरकार भिड़ गई है। चाहे वो ब्राजील ही क्यों ना हो, चाहे वो चीन ही क्यों ना हो, चाहे वो इजराइल ही क्यों ना हो, और चाहे वो फ्रांस, जापान, जर्मनी ही क्यों ना हो। लेकिन हमने अपने तौर पर यह मानकर चल रहे थे कि दरअसल 5 किलो अनाज तो कमाल का काम है। तो प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना के तहत तय हुआ कि दरअसल बढ़ाते चले जाएं। 1 बार बढ़ा, 2 बार बढ़ा, 3 बार बढ़ा, 4 बार, 5 बार, 6 बार, और अब 7वीं बार के दरवाजे पर है, जो मार्च तक बढ़ जाएगा। यानी इस फाइनेंशियल ईयर के अंत में इस 3 महीने का जो सरकार पर बोझ पड़ेगा वो क्या पड़ेगा, चुटकी भर 40,000 करोड़ का। ओवरऑल देखिएगा तो लगभग 4.5 लाख करोड़ रुपए इस प्रधानमंत्री कल्याण योजना में खर्च हो गए। लेकिन भारत के भीतर में गवर्नमेंट की प्लानिंग जो करती है, एक तबके को इतना पैसा देती है कि उस तबके से पैसा निकाल सके, और उस दायरे में सबसे ज्यादा फैटी क्लास, मिडिल क्लास आती है, जो उसकी आंखों से आंसू नहीं बह पाते हैं क्योंकि वो भक्ति में लीन रहता है। और भक्ति में लीन होने के बाद जब उससे टैक्स की उगाही होती है तब उसे समझ में आता है ये क्या हो रहा है। तो हर बजट में उसको कुछ दिखाया जाता है। लेकिन अब सरकार चुनावी मोड में आ रही है। वो समझ रही है कि दरअसल बरस भर के बाद चुनाव होने हैं, लोकसभा के चुनाव से पहले कुछ तो करना पड़ेगा। अब आप कल्पना कीजिए कि जिस जीएसटी को लाया गया, उस जीएसटी के दायरे में इससे पहले कहा गया कि जो 1 करोड़ की चोरी करेगा ना, उसके खिलाफ क्रिमिनल केस कर देंगे। यानी सरकार इतनी कड़ी थी। लेकिन आज क्या है, सरकार ने कहा 1 करोड़ भूल जाइए, 2 करोड़ के दायरा हम आपको दे रहे हैं। 2 करोड़ तक आपको कोई परेशानी नहीं होगी, आपके खिलाफ कोई केस नहीं होगा और आपके खिलाफ कोई क्रिमिनल केस नहीं होगा। एक झटके में रियायत सरकार ने 2 दिन पहले दे दी, और यह कहकर दे दी कि आप चाहे सरकारी अधिकारी के कामकाज में रुकावट डाल रहे हो, चाहे आप अपने फैक्ट्स फिगर यानी रसीद बुक को छुपा रहे हो, चाहे कोई सूचना मांगी जा रही हो उसको भी नहीं दे रहे हो, तो लेकिन हम आपको छोड़ देते हैं। हमारी टीम ने पता किया कि दरअसल ये 1 करोड़ से 2 करोड़ वाला खेल क्या, इस जीएसटी के दायरे में इससे पहले कितने लोग थे और 2 करोड़ होने से कितने बड़े तादाद में लोग आ जाएंगे। इस देश के भीतर में जो छोटे व्यापारी या जो हम एमएसएमई कहते हैं ना, इसके दायरे में आने वाले लगभग 90 लाख छोटी बड़ी इंडस्ट्री सीधे तौर पर उस 2 करोड़ से राहत महसूस कर रही है। तो इतनी बड़ी तादाद में और उससे जुड़े हुए लोग, और वो चलती रहे, हमारी इकोनॉमी वहां आकर घुटने टेक देती है जहां पर उसे लगता है कि वोटर कहीं छिन्न भिन्न ना हो जाए। तो यह रियायत उसने दे दी और एक बड़ी तादाद में एक वोट बैंक अपना बचा लिया। लेकिन इकोनॉमी का क्या होगा? उस इकोनॉमी के आश्रय इस देश को चलाएंगे आप कैसे? इसको इस रूप में अब जरा समझने की कोशिश कीजिए कि 2022 के अप्रैल से अगस्त के बीच में जो हमने इंपोर्ट किया तेल, जो पेट्रोलियम पदार्थ जो इंपोर्ट कर रहे थे, वह तकरीबन 99,371 मिलियन डॉलर का हमने तेल मंगाया। उसमें से 40,295 मिलियन डॉलर हमने उन कंट्रीज को बेच दिया जिसका हमने नाम लिया, उन पे चला गया, सप्लाई हो गया, और उसके अलावा यूरोप के देशों ने भी खरीद लिया। तो अंतर्राष्ट्रीय कूटनीति की जीत हुई, जयशंकर जी की जीत हुई, जिन्होंने इस बात की ऐलान किया था कि दरअसल हम अपने घर को देखें या दुनिया की कूटनीति में खुद को फंसा दें। दूसरी बात,
जो अनाज का सिलसिला इसके पैरेलल में शुरू हुआ, जब उसकी जानकारी निकल कर आई तो यह पूरा खेल जो है भारत की इकोनॉमी के भीतर प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना भी इस देश में बड़ा लाभालाभ दे देता है। यहाँ के लोकल बिचौलियों को, यहाँ के लोकल पॉलिटिक्स को, पंचायत और गांव स्तर के, ऐसा नहीं है कि सबको मिलता है। ये राशन दुकान का खेल, और इस पूरी प्रक्रिया के भीतर जो पहले 5 फेज में बढ़ रहा था, उस समय तक जो एलोकेशन किया गया कि हम आपको इतना एलोकेशन कर रहे हैं अनाज, वो एलोकेशन था लगभग 7,59,87,138 मिलियन मीट्रिक टन अनाज ये एलोकेट किया गया। जो पहुंचा राज्यों तक वह था 5,49,31,788 मीट्रिक टन। कितना कम हो गया? लगभग 2,10,00,000 मीट्रिक टन अनाज गायब हो गया। ये फर्स्ट 5 फेज का है। और इसको अलग जो 4 खास तौर से जो प्रांत है, जो डाटा दिखाए जाते हैं ना आंकड़ों के, उत्तर प्रदेश में हमने लगभग 40,000 करोड़ से ज़्यादा दिया है, बिहार के भीतर लगभग 20,000 करोड़ से ज़्यादा दिया है, महाराष्ट्र के भीतर लगभग 15,000 करोड़ से ज़्यादा दिया है, कर्नाटक में लगभग 15,000 करोड़ दिया है। ये डाटा अलग अलग फेजों को मिलाकर है, लेकिन उसके भीतर जब घुसिएगा तो बिहार में तकरीबन 25 लाख मीट्रिक टन कहाँ गया अनाज, कोई नहीं जानता है। उत्तर प्रदेश में 34 लाख मीट्रिक टन, महाराष्ट्र में 20 लाख मीट्रिक टन, कर्नाटक में 9,69,000 मीट्रिक टन अनाज कम हो रहा है। लेकिन सरकार के डाटा में जिन लोगों को जो बेनिफिशियरी थी उन्हें दिखाया जा रहा है कि मिल गया। तो जब कम अनाज है तो उतने लोगों को कैसे मिल गया? यह जो पूरा खेल है, यह बिचौलियों का खेल है और अंतर्राष्ट्रीय तौर पर एक्सपोर्ट इंपोर्ट का खेल है। यह जो प्लानिंग चलती है भारत के भीतर में, इसमें एक बात और आप समझिए। जब जिन बातों का जिक्र बार बार होता है चीन को लेकर, तो जब मोदी सरकार सत्ता में आई थी तब तकरीबन 60 अरब डॉलर की व्यापार थी। आज की तारीख में बढ़ते बढ़ते यह 115 अरब डॉलर पार कर गई है। और इस दौर में जो बढ़ा है वह उसका 29% एवरेज हर साल उनका एक्सपोर्ट बढ़ा है। हमारा एक्सपोर्ट नहीं बढ़ा है, वो 2 से 3% के भीतर रहा है। और ओवरऑल देखिएगा तो आपको महसूस होगा ये कम तो नहीं हो गया। फिर इसके बाद का जो आखिरी सवाल आता है कि दुनिया के 10 देशों से जो हमारे पास सामान आता है, उन सामानों का उपयोग कर हम फिर दुनिया के दूसरे बाजारों में बेच देते हैं। यानी भारत के भीतर की मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर आज जो आपको नेगेटिव में दिखाई दे रही है, उसकी सबसे बड़ी वजह यह है कि हम अपने एक्सपोर्ट तक को अपने प्रोडक्ट से नहीं जोड़ पा रहे हैं। हम उन प्रोडक्ट्स में भी हमको इंटरनेशनल मार्केट से बहुत सारी चीज़ें चाहिए, यानी हम इंपोर्ट करेंगे तभी वो चीज़ डेवलप होगी। इसको और आसान शब्दों में समझना चाहते हैं तो पावर भी जो हम बेचेंगे, जैसे गोड्डा में एक पावर प्लांट बन रहा है, अडानीज का है, वो पावर प्लांट से जो बिजली निकलेगी वह बांग्लादेश को बेची जाएगी। लेकिन कोयला चाहिए, वो कोयला कहाँ से आएगा? तो कुछ तो यहाँ के खदान से आएगा, नहीं तो मलेशिया या इंडोनेशिया का कोयला आ जाएगा। वो सस्ते में पड़ेगा क्योंकि भारत के भीतर की इकोनॉमी में जो प्रोडक्शन है वह कीमत दुनिया के किसी भी बाजार की तुलना में किसी भी प्रोडक्ट को लेकर ज़्यादा हो गई है इसी दौर में, जो पहले ऐसा नहीं था। तो जब आपका प्रोडक्शन कॉस्ट ज़्यादा होते चला जाएगा तो फिर आप अंतर्राष्ट्रीय बाजार में टिक नहीं पाएंगे। और टिकने के लिए आपको दुनिया के बाजार में, जिस भी बाजार में रूस में तेल सस्ता मिलता है तो ले आइए, चीन से फर्मा का सेक्टर का माल सस्ता मिलता है तो ले आइए, जहां से जो मिलेगा लेते चले जाइए। यूक्रेन से आपको खाद चाहिए, मिल जाएगा, उठा लीजिए, ले आइए, जहां से जो मिले उसको लेकर आइए और फिर यहां से अंतर्राष्ट्रीय बाजार की दिशा में चल जाइए। क्या यह किसी देश की इकोनॉमिक प्लानिंग का हिस्सा हो सकता है? हिस्सा हो सकता है, लेकिन ओवरऑल प्लानिंग नहीं हो सकती है। ऐसी प्लानिंग सिर्फ किसी देश को बचाए रखने की, अर्थव्यवस्था को टिकाए रखने की स्थिति में लाकर तो भारत को खड़ा नहीं कर रही है। और वो आंख मूंदे हुए है उस बाजार से भी जो अंतर्राष्ट्रीय मंदी की गिरफ्त में आ रहा है, क्योंकि अंतर्राष्ट्रीय तौर पर सिर्फ एक सर्विस सेक्टर बचेगा। सर्विस सेक्टर का ग्रोथ भारत का 8% से 11% तक हुआ है, यह फैक्ट है, और उसका होगा, जिसमें आईटी सेक्टर भी आता है। लेकिन बाकी जो एक्सपोर्ट की स्थिति है वह 38% से ग्रोथ रेट घटते 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 4% पे आ गया है।
तो इकोनॉमी की ना समझ या इकोनॉमी ना संभालना या नई प्लानिंग करना और सिर्फ बचने बचाने की स्थिति में देश की अर्थव्यवस्था को लाकर खड़े कर देना, तो उसको एक ही नाम आप दे सकते हैं, वो नाम है मोदी प्लान। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया।